अभी हम लोग देखने वाले हैं, जो नया टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं ना, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, काफी सारे मेथड ऐसे होते हैं। इसमें होता क्या है, दो वेव हैं जो सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब दोनों का मिक्सचर बनेगा, ऐसा मान के चलो। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सपोज जैसे एक वेव कहीं से इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होने वाला है उस कंडीशन में। तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज द वेक्टर सम। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द वेक्टर सम। जैसे हम वेक्टर एडिशन करते हैं ना, वैसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। जैसे अब एक वेव यहाँ से आ रही है और एक वेव यहाँ से आ रही है, तो कहीं पे आकर के मिलेंगे, तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे जब ये दोनों मिल रहे होंगे तो इन दोनों का वेक्टर सम लिया जाएगा। ठीक है। अब सपोज कई सारे वेव्स मिल रहे होंगे तो उन सबका वेक्टर सम ले लेंगे, लेकिन जनरली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो दो वेव के ही होते हैं, कई सारे के नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे रेडियो वेव्स के भी एग्जाम्पल होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो हम लोग उनके लिए अलग अलग स्टेशन पे सेट करते हैं। When two pulses of equal amplitude on a string approach each other, जैसा कि फिगर ए में दिख रहा है, then on meeting they superimpose to produce a resultant pulse of zero। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये एक जगह पे resultant pulse zero बनाते हैं, मतलब ये जो स्ट्रिंग होगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद ये फिर इधर इधर निकल जाएंगे, इस तरीके से पल्सेस जा रहे होते हैं। अब ऐसे कई सारे पल्सेस, मतलब कई सारे केसेस बनते हैं, जिसमें एक होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इसी में बनता है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, और एक तीसरी चीज बनती है बीट्स। हम तीनों चीजें पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस हमारे काम में भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इंटरफेरेंस शिप में भी यूज होता है। एक डेड जोन करके एक जगह बनती है, जब हम लोग शिप पे जा रहे होते हैं, सिग्नल इग्नल देते हैं, लाइट हाउस से अगर सिग्नल मिलता है, तो कई बार क्या होता है कि साउंड सिग्नल में एक डेड जोन जैसा बन जाता है। तो वो चीजें, वो क्या होता है, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें ये समझना होगा। डेरिवेशन तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा फटाफट में, बट फॉर्मूला जरूर तुम इसका याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरफेरेंस सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस पे। ठीक है, तो चलो इसको डाल देता हूं मैं यहाँ पे। ये है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। अब फंडा वही है कि दो वेव हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो किसी पॉइंट पे मिलेंगे। सो हम बोल रहे हैं व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम। अच्छा, अब ये चीजें याद रखना, क्योंकि इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, नियरली इक्वल। अच्छा, सेम वेलोसिटी के बाद जो है नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ये याद रखना, यहाँ एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो अच्छा इंटरफेरेंस मिलेगा हमें वहां पे। ठीक है, their superimposition results in the interference. Due to interference, the resultant intensity of the sound at the point is different from the sum of intensity। मतलब अगर जैसे हमने ये बना लिया कि एक वेव है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब दोनों में एक फाइव का फेज डिफरेंस है, तो इनका इसका एम्पलीट्यूड है a1, इसका एम्पलीट्यूड है a2, तो हमें क्या मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इंटेंसिटी मिल रही है उससे ज्यादा इंटेंसिटी मिल सकती है हमें वहां पे। ठीक है, अब ये होता कैसे वो देखने वाले हैं। तो मैंने बोला कि वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन करोगे तो तुम क्या करोगे, y1 की जगह पर अब मैं से जैसे ऐसे ही रख दिया कि मतलब पूरा वेव का प्रॉपर फॉर्म रख दिया, नॉट ओनली ओमेगा टी माइनस के एक्स भी रखा है। सो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव रख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले टर्म को मैंने टच भी नहीं किया है, ध्यान से देखते जाना, पहले वाले टर्म को मैंने टच भी नहीं किया है, लेकिन दूसरे वाले टर्म में हमने क्या किया है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा बन जाएगा। फिर पहले और दूसरे टर्म में से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स निकालोगे तो ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स में अगर देखेंगे तो ए टू साइन फाइव उसका मल्टीपल होगा। हम क्या कर रहे हैं, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को हम कुछ ए कॉस थीटा लिखते हैं,
और a2 sin phi को a sin थीटा लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को बनाओगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन फाइनल हमारे पास बन के आ जाएगी, और ये कैपिटल ए के टर्म में आ रही है। कैपिटल ए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तुम्हें कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है, एक ही इक्वेशन और कैपिटल ए का वैल्यू, ये है दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, लाइट में भी इंटरफेरेंस बहुत देखा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत देखा जाता है, तो ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। तो ये जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। और अगर हमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा ये आ जाता है। हालांकि हमें tan थीटा में उतना इंटरेस्ट नहीं है, हमें ए में इंटरेस्ट है ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम इंटेंसिटी देखेंगे तो हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला बनेगा। अब a1 स्क्वायर देखोगे तो पहली वेव की इंटेंसिटी आ गई, a2 स्क्वायर देखोगे तो दूसरी वेव की इंटेंसिटी आ गई। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला अगर बनेगा तो वो ये बनेगा। तो तुमसे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और ये चीजें इंटरव्यू में भी बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। अगर बाई चांस कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लग रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उतनी बार पूछ लो मुझसे, पहले एक बार देख लो, ये अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ही हम इसके आगे चलेंगे। पहले देख लो इसकी कैलकुलेशन समझ में आ रही है या नहीं। ये क्लियर हो तो फिर आगे चले। बोलो यार, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब आगे जब हम चलेंगे, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये वो डेड जोन वाला क्या फंडा होता है, वो भी मैं तुम्हें इसी में बताऊंगा। आगे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये है सपोज हमारे पास। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चल रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला तो क्योंकि हमने बना ही लिया है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, जब हम लोग ऊपर देखते हैं ये फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला देखो या आई वाला फॉर्मूला देखो, दोनों में फाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम फाई का वैल्यू 0 2 पाई मतलब 2n पाई वाले फॉर्मेट पे रखते हैं तो हमें पता है कि cos फाई का वैल्यू क्या हो जाने वाला है इस केस में 1। और cos फाई का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो जाता है तो तुम ध्यान से देखो, अगर a देखोगे तो क्या जाएगा, दैट इज a1 प्लस a2। और अगर i देखोगे तो i मैक्स क्या आ जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर i1 i2, मतलब इसका स्क्वायर आ रहा होगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है पॉइंट, कई लोगों को कंफ्यूज करता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग बनता है कुछ इस तरीके का, और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अलग बनता है। एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में हो जाता है एडिशन। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं बल्कि हम एम्पलीट्यूड देख रहे होते तो मैं बोलता कि ए हमें क्या मिल रहा होता, ए मिल रहा होता a1 प्लस a2। और इंटेंसिटी देखेंगे तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 होल स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, ऐसा। तो तुम्हें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारे पास किसका, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जो भी वेव्स आ रहे हैं उनके बीच का हमने फेज डिफरेंस देख लिया, उतना फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखोगे तो वो कुछ ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा, मतलब वहां पे हम फाई का वैल्यू क्या करेंगे, वहां पे फाई का वैल्यू माइनस, मतलब फाई का वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई कर दें, जिसकी वजह से हमें जो कॉस फाई का वैल्यू मिलेगा वो कॉस फाई का वैल्यू मिलने लगेगा -1। और कॉस फाई का वैल्यू -1 मिलने की वजह से अगर हम ए देखेंगे तो ए जो आ रहा होगा वो a1 और a2 का डिफरेंस आने लगेगा, डिफरेंस ऑफ a1 a2। ये ऐसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ a1 माइनस a2, क्योंकि यहां से जब तुम देखोगे ना फॉर्मूला लगा करके तो मॉड में आने लगेगा, मतलब डिफरेंस। तो मैंने बोला था ना कि a1 और a2 नियरली इक्वल होने चाहिए। अगर ऑलमोस्ट इक्वल मतलब एकदम ही इक्वल हो, a1 और a2 सेम हो जाए तब तो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बिल्कुल ये 0 हो जाएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर डिफरेंस कम भी होगा, बहुत माइन्यूट होगा, तो भी ये काफी सही है। और इस केस में अगर तुम इंटेंसिटी में जाओगे तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला जो बनेगा वो आई मिनिमम का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज i1 प्लस i2 माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर i1 i2। और यहां से अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा होगा रूट ओवर i1 माइनस रूट ओवर i2 होल स्क्वायर
which is directly proportional to a1 minus a2 whole square. a1 minus a2 ये स्मॉल वाला ही है, a1 minus a2, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। सर यहाँ स्मॉल वाला इस साइड लिख दीजिए सर, क्योंकि पढ़ने टाइम सर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो मैं स्मॉल लिख देता हूँ इसको, ठीक है, इसको भी, इसको स्मॉल लिख देता हूँ, और यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी तुम वही स्मॉल ही लिख लेना, ये वाला भी, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। पाथ डिफरेंस वगैरह भी वहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन बनाना हमें आता है पहले से ही, तो वो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसके अलावा कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है, वो भी हम देख चुके हैं। अभी कभी कभी उसका रेशियो भी पूछा जा सकता है, तो रेशियो भी हम देख सकते हैं। जैसे उस पर कुछ अगर स्टैंडर्ड बनाने होंगे तो वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वैसे स्टैंडर्ड बने बनाए रखे हैं मेरे पास, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दूंगा तो तुम्हें वो आराम से समझ में भी आ जाएंगे। कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाए तो तुम डायरेक्टली यूज कर भी सकते हो, तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ उनको, ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। सो यहाँ पे समझना कि हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ऑल मैक्सिमा आर इक्वली स्पेस्ड एंड इक्वली लाउड। मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया कि उसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, ठीक है। तो इक्वली स्पेस क्यों, क्योंकि वो इक्वल फेज डिफरेंस के बाद आ रहे हैं, यानी इक्वल पाथ डिफरेंस के बाद आ रहा है। जैसे हमने बोला ना कि ये वाला है मैक्सिमा, तो एक मैक्सिमा यहाँ पे अगर आ गया है तो दूसरा मैक्सिमा 2 पाई के डिफरेंस के बाद ही आना चाहिए। तो देखो एक मैक्सिमा यहाँ पे आ गया तो दूसरा मैक्सिमा 2 पाई के डिफरेंस के बाद आ रहा है, 2 पाई पे, फिर तीसरा 4 पाई पे, ऐसे आ रहा है। अच्छा, और मिनिमा भी वैसे ही होंगे, ठीक है। पाथ डिफरेंस देखेंगे लैम्डा के टर्म्स में, तो हम लैम्डा के टर्म्स में भी इसको देख सकते हैं। आई मैक्स और आई मिन का रेशियो देखेंगे तो ये आ रहा है a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, ठीक है। और I1 जो होता है वो a1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, I2 स्क्वायर जो होता है वो I2 जो होता है वो a2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर I1 और I2 दोनों को मैं I नॉट रख लेता हूं तो फिर I मैक्स जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये याद रखना, I मैक्स जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I नॉट प्लस I नॉट वो 2 टाइम्स I नॉट करके ऐड हो जाएगा, और I मिनिमम जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही छोटी छोटी ट्रिक्स है जो ऊपर हम लोगों ने देख रखी है, वही है सारी, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि वो डेड जोन वाला कंसेप्ट क्या होता है। डेड जोन हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? तो डेड जोन वाला कंसेप्ट ऐसा है, देखो यार मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे सपोज ये है हमारा समंदर और यहाँ पे है हमारा शिप, ठीक है। और होगा क्या, यहाँ पे सपोज एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस यहाँ से अपना सिग्नल दे रहा है, साउंड का सिग्नल दे रहा है, ये बताने के लिए कि कितने डिस्टेंस पे लाइट हाउस है, कोई भी चीज बताने के लिए दे रहा है। तो सिग्नल अगर वो देगा तो क्या होगा कि साउंड सिग्नल हर एक डायरेक्शन में जाएगा, इसमें भी जाएगा और अलग अलग सब डायरेक्शन में जाएगा। तो एक सिग्नल तो डायरेक्टली इसके पास आ रहा होगा ऐसा, और दूसरा जो सिग्नल होगा वो ऐसा हो सकता है कि वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा हो। तो तुम ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में एक, इसका पाथ इतना है और इसका पाथ थोड़ा ज्यादा है, तो दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया है, और पाथ डिफरेंस आया है तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस भी आया होगा, ठीक है। तो अगर ये जो पाथ, मतलब अगर हम पाथ के टर्म्स में देखें, तो अगर ये पाथ डिफरेंस जो है ये लैम्डा बाई 2 हो गया या 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, इस तरीके का हो गया, अगर मतलब 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये हो, तो अगर इस तरीके का पाथ डिफरेंस हो गया तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी, मतलब अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो तुम्हारा पाथ डिफरेंस है वो कुछ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 टाइप का हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव में, क्योंकि सेम ही फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, सेम ही सॉरी साउंड है और सेम ही एम्पलीट्यूड वाला साउंड है, तो उस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई मीन हो जाएगी 0। तो इस कंडीशन पे, यानी इस पर्टिकुलर जगह पे, हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा कि इसको कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, यहां से आने वाला सिग्नल इसको मिल ही नहीं पाएगा। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा समुद्र के अंदर, इसको हम बोलते हैं डेड जोन। डेड जोन में वहां पे कोई भी सिग्नल उसको नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस वाला पार्ट था जो हमने देख लिया एक बार। अब इसके बाद आता है स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स वाला पार्ट। तो तुम में से किसी को पता है कि, हाँ सर इसको तो सर हम लोग ठीक कर सकते हैं ना, 2 लाइट हाउस बना के।
क्योंकि नहीं तब तो सर इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग हो जाएगा, तब तो ठीक हो जाएगा, तब डेड जोन कोई चीज ही नहीं रहेगा फिर। लेकिन भाई सिग्नल तो तुम्हें एक ही जगह से चाहिए होगा, मतलब अगर लाइट हाउस तुमने यहाँ पे एक बनाया है तो लाइट हाउस बनाने का एक रीजन होता है ना कि वो तुम्हें कोई सिग्नल देना चाहता है। अब एक सिग्नल के लिए हम दो लाइट हाउस क्यों बनाए? हम यहाँ पे बल्कि ये बता देंगे ना कि ये डेड जोन है, यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम को हम पहले ही बता देंगे कि ये डेड जोन है, इस डेड जोन में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें सिग्नल मिलेगा नहीं, तो वो अपने आप लाइट हाउस से उतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस बना करके रखेगा सिग्नल लेने के लिए। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि शिप अगर यहाँ होगा तो उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, या यहाँ होगा तो सिग्नल नहीं मिल रहा है। बस हमें इतना ही तो बताना है कि हाँ ये वाला एरिया जो है ये वाला डेड जोन है, यहाँ नहीं मिल पाएगा, इससे पहले ही तुम भेज दो। तो किसी भी लाइट हाउस के लिए वहां पे डेड जोन वो ऑलरेडी डिसाइड कर देगा उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से। तो हमें दूसरा लाइट हाउस क्यों बनाना है? खर्चा बच जाएगा ना हमारा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से। ये क्या होती है तो जरा इसको समझते हैं क्या होता है ये। वो बोल रहा है व्हेन टू सेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, वेव ट्रेन्स ऑफ सेम टाइप, अब वो दोनों लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती हैं या ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, इसको ध्यान से समझना। हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि यहां पे एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एंड सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन समझ में आ गई। जबकि इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो भी चलेगा, ये सेम होना चाहिए था। यहाँ पे बोल रहा है सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड along the same straight line but in opposite directions, सुपर इम्पोज। जब ये वाली वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो हम क्या बोलते हैं? न्यू सेट ऑफ वेव्स आर फॉर्म, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है द डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव। मतलब ये ऐसा हो सकता है जैसे, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने क्या किया, मैंने ये एक बाउंड्री बना दी, ये बाउंड्री फिक्स कर दी है मैंने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ, यहाँ तक नीचे तक बना देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें एक बार पल्स वाला एग्जांपल दिया था, वही सेम एग्जांपल है, देखते जाना। मैंने क्या किया, यहां से मैं पल्स जनरेट कर रहा हूं, यहां पे मैंने पकड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं यहां से एक पल्स जनरेट करता हूं ऐसा करके। तो जब तुम पल्स जनरेट करोगे तो होगा क्या कि वो पल्स ऐसा जाएगा, यहां से जाएगा, यहां जाएगा, और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मैं जनरेट भी करते जा रहा हूँ, साथ में जनरेट भी करते जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दो पल्स जनरेट हो गए, एक ये है और एक ये है, सपोज ऐसा करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंटली मैं जनरेट कर ही रहा हूँ लेकिन उनको सबको दिखाऊंगा नहीं। अब तीसरे केस में क्या दिखा रहा हूँ कि ये पल्स थोड़ा और आगे बढ़ गया, लेकिन ये पल्स जब यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा होगा, क्योंकि ये भी अभी आगे जा रहा था, ये भी जा रहा था, अब ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। तो हो सकता है, डिपेंड करेगा कि फ्री एंड है या फोर्स एंड है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि फोर्स एंड था, उसने पल्स को रिवर्स कर दिया। अब ये वाला पल्स इधर जा रहा है और ये वाला पल्स इधर जा रहा है। इन दोनों का जब सुपर इम्पोजिशन होगा, क्योंकि वो सेम टाइप के ही पल्सेस हैं और इनका सेम एम्पलीट्यूड है, सेम टाइम पीरियड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम सब कुछ सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब ऐसा हुआ तो उस केस में जो वेव बनेगी उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। और ये दो एंड्स के बीच में, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। तो डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव। There is no forward motion of the disturbance from one particle to the adjoining particle, one particle to the adjoining particle and so on. Beyond this, इस रीजन के बाहर कहीं कोई वेव नहीं बन रही है, इसी में बन रही है, इसीलिए हम इसको स्टैंडिंग बोलते हैं। The total energy associated with the stationary wave is twice the energy of each of the incident and reflected wave। मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका ट्वाइस होगा। वो कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। There are certain points in the medium in a standing waves which are permanently at rest। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो परमानेंटली रेस्ट पे ही रहेंगे, जो मूव ही नहीं करेंगे। ये तो मैंने पल्स वाला कंडीशन बताया, लेकिन जैसे मैं तुम्हें वेव वाला कंडीशन बताऊंगा तो उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा आगे जाकर के मैं और डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो जो ऐसे पॉइंट होते हैं जो मूव ही नहीं करते हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है।
और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स जो होता है वो होता है लैम्डा बाई 2। ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना ज्यादा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। अभी हम पहले बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ नोड बन रहा है, कहाँ एंटी नोड बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड, उन दो एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा बाई 4 होगा। तो ये हमने उतना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ। सर ये पहले सर आगे समझाइएगा तब ना क्लियर होगा। तो पहले मैं तुम्हें वही समझा देता हूँ कि स्टैंडिंग वेव्स कैसे बन रही है, उसके बाद ही क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ सर वही सर। है ना, एक सेकंड रुक जाओ, फिर जरा मैं थोड़ा सा उसको उठा के लाता हूँ पिक्चर में, तो ही समझ में आएगा। एक सेकंड रुकना, मैं पिक्चर में ले ही आता हूँ उसको। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यार, कि मैं एक इंसिडेंट वेव ले लेता हूँ y1 और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव ले लेता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट वही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और एक फेज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि एक अगर लेफ्ट में जा रही हो तो दूसरी राइट में जा रही होगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम वैसी दो वेव्स लेकर के चलते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। तो चलो, सर यहाँ पे जो सर हमने स्ट्रिंग कंसिडर किया सर, इसमें एंड तो फ्री है ना? देखो फ्री और फिक्स दोनों तरह के हो सकते हैं, तो उसमें तो खैर अपने को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो तो दोनों ही मैं तुम्हें बता दूंगा अलग अलग से, चाहे वो फ्री अच्छा हो हाँ सर। चाहे फ्री हो चाहे फिक्स हो, दोनों ही बता दूंगा मैं। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन दिखाता हूँ इसकी। अभी सपोज हमारे पास ये कंडीशन है कि, फिर इसकी प्रॉपर्टीज बाद में थोड़ी और अच्छी तरीके से इलैबोरेट हो जाएंगी। व्हेन अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ, ये पार्ट को मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ। When a string under tension is set into vibration, transverse harmonic waves propagate along its length. When the length of string is fixed, reflected wave will also exist. The incident and reflected wave will superimpose to produce transverse stationary wave in a string. तो हम ऐसा बोल के चल रहे हैं कि पहली वाली जो वेव है वो ये है, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स कर देते हैं। ठीक है, ये वाली वेव। अब ओमेगा टी को मैंने ऐसे 2 पाई बाई लैम्डा बी टी प्लस एक्स लिखा है, तुम अंदर ले जाओगे तो वही ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया है। ये है हमारी इंसिडेंट वेव। तो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव कैसी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और फिक्स एंड है तो यहाँ पे प्लस पाई आ जाना चाहिए हमारे पास। तो जो वेव की इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। अगर मैं इन दोनों को y1 और y2 को ऐड करता हूं, तो इधर बन रहा है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, इधर बन रहा है माइनस a sin ओमेगा टी, यहाँ पे a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स बन रहा है, और यहाँ पे माइनस a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स बन रहा है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं, देखना, जो नेट y में निकालने वाला हूं, दैट इज a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरी इसमें क्या हो जाएगी, माइनस a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, और इधर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो दैट विल बी ओमेगा टी इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा के एक्स। सो हमारे पास आ जाएगा 2a cos ओमेगा टी एंड साइन के एक्स। अब ओमेगा का वैल्यू ये डाल दोगे तो इधर आ गया, और साइन का वैल्यू ये डाल दिया तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव बन के आ गया है, जिसकी ये इक्वेशन है। यहां तक समझने में कोई डाउट हो तो बोलो मुझे अभी। सर ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं नोड्स मुझे देखने हैं, नोड्स, तो नोड्स का मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो y आया है दैट शुड बी जीरो। तो y वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब ये साइन के एक्स जीरो हो जाए।
तो अगर मैं साइन के एक्स को 0 करूँ, क्योंकि ये तो टाइम वाला फैक्टर है, मैं इसी को देखूंगा कि एक्स के कितनी डिस्टेंस के बाद वो 0 हो रहा है। तो अगर मैं साइन के एक्स, मैं अब नोड्स फाइंड कर रहा हूँ, नोड्स के लिए मैं क्या बोलूंगा कि y शुड बी 0, y शुड बी 0, दैट मीन्स व्हाट, साइन के एक्स को मैं 0 कर देता हूँ। साइन के एक्स को तुम 0 करोगे तो के एक्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई, और के का वैल्यू तुम्हें वैसे ही पता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो के का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा रखता हूँ और ये x रखता हूँ, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 2n पाई आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे अच्छा सॉरी, ये 2n पाई क्यों, साइन तो n पाई पे ही 0 हो जाएगा ना, 2n पाई पे क्यों जाएगा, n पाई पे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पाई 2 पाई सब पे ही 0 हो जाता है वो। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये पाई कैंसिल करेंगे, तो x का वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगा, n इंटू लैम्डा बाई 2। अब n का वैल्यू अगर तुम डालते जाओगे तो n का वैल्यू 0, 1 डालोगे तो लैम्डा बाई 2, फिर 2 डालोगे तो लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2। तो अगर ऐसे तुम देखोगे तो 0 पे बनेगा नोड, फिर लैम्डा बाई 2 पे बनेगा, फिर लैम्डा पे बनेगा। तो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो लैम्डा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। और एंटी नोड क्या होगा, एंटी नोड के लिए हम बोलेंगे कि y मैक्सिमम होना चाहिए। एंटी नोड के लिए जो y होना चाहिए दैट शुड बी मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम तब हो जाएगा जब साइन की x मैक्सिमम हो जाए। साइन की x मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये 1 हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि के एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए 2n माइनस 1 पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2, सॉरी नॉट 2n माइनस 1, ये तो हाँ ठीक है, मैक्सिमम में 2n माइनस 1 ले सकते हैं, क्योंकि या तो मैक्सिमम में ऊपर जाएगा या मैक्सिमम में नीचे जाएगा। तो जब तुम 2 पाई बाई लैम्डा रखोगे यहाँ पे और इसको 2n माइनस 1 पाई बाई 2 से इक्वेट करोगे, पाई पाई कैंसिल कर लो, तो तुम्हें यहाँ से x के वैल्यूज वो भी मिलने लगेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। अब जब तुम n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो ये आ रहा होगा लैम्डा बाई 4, फिर आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, फिर आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये भी आने लगेगा हमारे पास। मतलब हमने क्या किया, अगर मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करूं, तो मैं तुम्हें डायग्राम से ऐसे दिखाता हूं कि हमने यहाँ पे किया क्या है एक्चुअल में। ऐसे सोचो कि हमारे पास क्या थी, एक वेव थी ये वाली वेव थी, दूसरी वेव थी ये वाली, मतलब ये इधर है, ये इधर है, ऐसा। ये वाली वेव जो थी ये इस डायरेक्शन में जा रही थी y1, ये वाली वेव जो थी ये इस डायरेक्शन में आ रही थी y2, ये y1 वाली वेव है, ये y2 वाली वेव है। इन दोनों की हेल्प से जो तीसरी वेव बनी वो बनी रिजल्टेंट वेव हमारे पास। तो वो जो रिजल्टेंट वेव है उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जीरो वाला जो पार्टिकल है वो 0 पे ही रहेगा। फिर यहां से जो लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल है, जो लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल है वो, फिर वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 पे रहेगा। फिर लैम्डा वाला पार्टिकल वो भी 0 पे रहेगा। इस तरीके से ये पार्टिकल 0 पे रहेंगे। और बीच वाले पार्टिकल के पास अगर हम इसको मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं और इसको भी मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं तो मैक्सिमम ये 2a तक जा सकता है। मतलब इन दोनों के मिलने की वजह से अगर मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू दूंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू दूंगा तो ये टाइम का फंक्शन बन जाएगा। टाइम का फंक्शन बनने की वजह से ये वेव पता तुम्हें कैसी दिख रही होगी। तुम लोगों ने कभी बचपन में वो रबर वाला गेम खेला होगा, रबर को खींच करके देखो तो तुम्हें ऐसी वेव दिखेगी। पहले पहले ऐसे चलती है, फिर वो थोड़ी बड़ी होने लगती है ऐसी, फिर थोड़ी और बड़ी होने लगती है ऐसी, मैक्सिमम जब जाती है ऐसे करने लगती है, फिर उसके बाद ये वापस आने लगती है, फिर उल्टी डायरेक्शन में जाती है। तो ये रबर वाला खेल इसमें चालू हो जाता है, एक वेव यहाँ गई, एक वेव यहाँ गई, और दोनों के सुपर इम्पोजिशन से एक नई वेव बन गई। तो जो ये वाले पार्टिकल है ना जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं, इनको बोलते हैं एंटी नोड। जो मूव ही नहीं कर रहे हैं वो हो गए नोड। तो ये हमारे पास पूरा स्टेशनरी वेव का फंडा यहाँ पे काम कर रहा होता है। अब किसी को ये समझने में डाउट हो तो मुझे बोल दो यार एक बार।
सर ये ग्राफ सर फिर से थोड़ा बताइए, कैलकुलेशन तो सर समझ में आ गया, ग्राफ सर थोड़ा। ग्राफ जैसे समझो कि हो क्या रहा है कि एक वेव ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी वेव उल्टे डायरेक्शन में आ रही है। अब जब ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, एक साथ मिल रहे हैं, तो तुम जब इस इक्वेशन के थ्रू जाओगे, इस इक्वेशन के थ्रू क्या मैं बोल रहा हूँ कि 0 पे, λ/2 पे, λ पे, इन पे जो पॉइंट्स हैं ये कभी मूव नहीं करने वाले। मतलब जो ये वेव बनेगी ना, अब रिजल्टेंट वेव जो बन रही होगी, अगर तुम इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ तो रिजल्टेंट वेव इसके अकॉर्डिंग, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा होगा सारे पार्टिकल का। पहली वेव जो बन रही होगी वो बिल्कुल ऐसी वेव बन रही होगी, जब दूसरा बनाओगे तो थोड़ा सा ऐसा बनेगा, तीसरा बनाओगे तो थोड़ा ऐसा बनेगा, और फिर उसके बाद ये नीचे आने शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, फिर ये उल्टी डायरेक्शन में बनने लगेंगे, ये ऐसे वेव बनेगी। मतलब एक काम करके देखो, अपने हाथ में दो रबर के दोनों हिस्से पकड़ के देखो, खींचो उसको थोड़ा सा और बीच में मारना, तो जब बीच में मारोगे तो इसी तरीके की वेव्स बनती हैं, टाइम के हिसाब से ऊपर जाती है, टाइम के हिसाब से नीचे आती है, ऐसा हो रहा होता है। यस सर। ठीक है, और कई बार, अभी तो मैंने केवल बेसिक चीज ही बताई है, कई बार क्या होता है कि इसमें और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। मतलब हो सकता है कि एक सिंगल वो लूप बने, हो सकता है 2 लूप बने, 3 लूप बने, इस तरीके से लूप्स बनते हैं उसमें। तो जैसे अभी मैंने ये दोनों एंड फिक्स करके रखे हुए थे, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया है उसमें मैंने क्या किया था कि दोनों एंड फिक्स करके रखे हुए थे, तो एक y1 आया, एक y2 आया, तो ये एक ऐसा, मतलब लूप पहला वाला जो लूप बनता है ये एकदम सिंगल लूप बनता है। थोड़ी देर के बाद हो सकता है ऐसे 2 लूप बनने लगे उसमें। तुम लोगों ने ये YouTube में कहीं देखा होगा, कहीं देखा है या नहीं देखा पहले, या घर पे कभी ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है या नहीं किया है? हाँ, नहीं किए हैं सर। नहीं किया है? एक सेकंड रुको यार फिर। दिख रही है YouTube वाली स्क्रीन, दिख रही है? यस सर। ठीक है। So what we have here is a frequency generator connected to what's called a wave driver. It's just a speaker. आवाज सुनाई पड़ It's रही है going to इसकी? pump up and down at whatever frequency I set this guy. यस सर। ठीक When है। this guy Yes, sir. up and down, well, he sends a wave. Sends a wave down to this end. The wave reflects, comes back. Now, if I set it to just any old frequency, let me just turn this on. Well, देखो ये एक एंड से क्या कर रहा है, वेव जनरेट कर रहा है इधर वाले एंड से, मैं देखो इससे दिखाऊंगा कर्सर से, इधर वाले एंड से ये वेव जनरेट कर रहा है। अब वो वेव वहां पे जाकर के दूसरे एंड पे वापस आ रही है और सुपर इम्पोज हो रही है। तो ये जो चीज दिख रही है ना, ये हो रहा है सुपर so इम्पोजिशन, it's sending wave. ये यहाँ पे हो रहा है सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, अब वो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी रखेगा यहाँ पे, तो अलग अलग तरीके का सुपर इम्पोजिशन दिखेगा। अब देखना, Waves back and forth, but these waves are out of sync, if you like. They're not exhibiting consistently constructive or destructive interference at any one point. But if I set it here, for example, देखो इसने एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रखी है, तब तुम्हें क्या दिखाई पड़ यस रहा है, सर, केवल दिखा एक दिखा। पूरी वेव ऐसी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे है ऐसा। I have what's called a standing wave. That is the wave that's sent down and reflects constructively interferes with the next wave that comes down right at this Data balance. Now the waves that reflect, that come down and reflect, destructively interfere with the incoming waves right here. And that's called a node. I can touch it and it still is working. So the node. अब देखो ये नोड तुम्हें दिख रहा होगा, इस नोड पे देखना, ये कहीं मूव नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पर ही है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। वो फिक्स्ड है सर। Here it's moving up and down, and here it's moving up and down. And we'll see that in a second with the high-speed camera. So here we have what's called the second harmonic. It's the second possibility for a standing wave for a string that's held at both ends. Because notice this is a node, this is a node, and the middle is a node. We have 3 nodes for this wave. Now, like I said, second harmonic, well, what's the first one? The first one will be half this number, so 8.5.
देखो ये वो सिंगल लूप वाला बनने लगा जो मैं पहले बता And रहा there we था। go. ये देखो स्लो मोशन में देखोगे तो It's basically the scenario of a jumper. Now, I can find any of the other all of the other harmonics are multiples of this number. So we just saw that 2 times this number was the second harmonic, or the second possibility. Well, if I go 3 times this number, I should get the third harmonic. Well, 3 times 8.5, what is that? 25. ये देखना फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है फिर। अब देखो अब 3 बनने लगे, Yeah. मतलब बीच में 2 नोड आ गए और एक एंड पे है। यस सर, टोटल 4। Third harmonic. How many wavelengths is this? Well, it's 1.5. 1.5 wavelengths. And it's easier to see in high speed. So check out this shot with the high speed camera and verify for yourself that it is 1.5 wavelengths. देख रहे हो ना? तो मेरे ख्याल से अभी तुम्हें समझ में आया होगा कि ये स्टैंडिंग वेव्स कैसे बन रहे होते हैं। एक साइड से वेव जाता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के आता है। अब जिस भी फ्रीक्वेंसी पे होगा उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे नोट्स और एंटी नोट्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, किसी को यार ये समझने में अभी तक कोई डाउट आया हो तो मुझे बताओ। वो मैं यहाँ पे जो दिखाने की कोशिश कर रहा था ना तुम्हें, वो एक्चुअली वही चीज थी। तो मैं बता रहा था कि यहाँ नोट्स बनेंगे, एंटी नोट्स बनेंगे, तो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे भेज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैंने ये नोट्स एंड एंटी नोट्स वाला कंसेप्ट तुम्हें यहाँ पे बताया। अब जैसे यही केस जो मैंने अभी जस्ट बताया है कि ये इस एंड से मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ और ये पूरा जा रहा है, तो ये पहला केस ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना। अब ये कब कब ऐसा केस बनेगा, कब वहां मतलब अभी अगर देखा जाए तो हाफ वेवलेंथ बन रही है, हाफ वेव बन रही है। कब हाफ बनेगी, कब फुल बनेगी, कब 3 λ/2 वाली कंडीशन होगी, वो सारी कंडीशन में तुम्हें आगे चल के एक एक करके बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। पहले तो मैं यही फुल वाली ही बता देता हूँ तुम्हें कि पहले वाली फुल वाली कब बनेगी। मेरे ख्याल से अभी तक ये थोड़ा सा तो आइडिया तुम्हें मिल ही गया होगा। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला तो अगर तुमने देख लिया वहां पे, ये है जनरल फॉर्मूला, जहां पे लेंथ मैंने एल ले रखी है और ये 2l/n कर रहा हूं। तो तुम इसमें कंफ्यूज मत होना। तुम यहाँ पे देखो, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहला मोड है नॉर्मल मोड। जब हम बोलेंगे कि सिर्फ इतनी ही बन रही होगी वेव, तो ये अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है, ये λ1/2 बन रहा है। अगर इसकी वेवलेंथ देखोगे तो λ1/2 के हिसाब से बन रही है। और अगर λ1/2 के हिसाब से बन रही है तो तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, v/λ। तो अगर पहली फ्रीक्वेंसी देखोगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हम ऐसा बना पाएंगे, तो n1 हम कैसे निकालेंगे, v/λ1। और λ1 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से λ1 का वैल्यू आने वाला है 2l। तो अगर हम ये वाली फ्रीक्वेंसी रखें, v/2l की फ्रीक्वेंसी रखें, तो हमें ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड द फंडामेंटल मोड। ये सब चीजें याद रखनी जरूरी है। फंडामेंटल मोड, इसको हम फंडामेंटल मोड बोलते हैं। अब ऐसे करके एक एक करके मैं सारे मोड तुम्हें दिखाऊंगा, तो तुम्हें जनरलाइज एक फॉर्मूला भी उसका मिल जाएगा। फिर आगे मैं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये तो हमें मिल गया फंडामेंटल मोड, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सारा काम हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। अब सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। सेकेंड नॉर्मल मोड में क्या होगा, पूरी वेव बन रही होगी, मतलब जो पहले आधी बन रही थी अब ये पूरी बनने लगेगी। तो इसको मैं L2 बोल रहा हूं। और इस केस में λ2 और L दोनों का वैल्यू सेम है। और यहां से अगर मैं λ2 का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो n2 हमें क्या मिलेगा, v/l, या 2v/2l बोल सकते हैं। अगर मैं इसको n1 बोल रहा हूं तो ये 2 टाइम्स n1 हो जाएगा। तो n2 का वैल्यू 2 टाइम्स n1 हो गया। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं तो इस तरीके से बनने लगेगा। फिर इसी तरीके से अगर तुम इस केस में आओगे, यहाँ λ3 निकालोगे तो λ3 कितना होगा, अगर हम देखेंगे तो ये आ गया लैम्डा और ये आ गया λ/2। तो इस केस में क्या दिख रहा है, 3 λ3/2, ये पूरी लेंथ के इक्वल दिख रहा है।
तो λ3 निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा 2l/3, और वो जब 2l/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 3 टाइम्स n1 आ जाएगा। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, 2 टाइम्स करोगे तो 2 बनने लगेंगे, 3 टाइम्स करोगे तो 3 बनने लगेंगे, 4 टाइम्स करोगे तो 4 बनने लगेंगे। और यहाँ पे नोड्स की पोजीशन भी तुम्हें दिखाई पड़ रही है कहाँ कहाँ पे है, एंटी नोड्स की पोजीशन भी तुम्हें दिखाई पड़ रही है कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, किसी को ये कंसेप्ट समझने में डाउट हो तो बोलो यार अभी। सही है सर। सही है ना। तो अब इसकी जो बची हुई प्रॉपर्टीज थी वो मैं यहां से ही आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, क्योंकि वो पहले वेव समझ में नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बीच में वेव समझा दी, और प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे अब आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। मैं लिख दे रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज कंटिन्यू। तो ये क्या बोल रहा है, द मीडियम स्प्लिट्स अप इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज अ होल। वो तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है क्लियरली। ऑल द पार्टिकल्स इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट वाइब्रेट इन सेम फेज। तो जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करोगे, ऊपर जैसे सपोज 2 सेगमेंट भी बने थे, ऐसे सेगमेंट बन गए थे, तो ये जितने भी पार्टिकल होंगे ना ये सब सेम फेज, भले इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, ये ऐसा ऐसा मोशन कर रहा होगा, ये ऐसा मोशन कर रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, एम्पलीट्यूड अलग हो सकते हैं लेकिन इन सबका फेज जो है वो सेम है, सेम फेज में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द पार्टिकल एक्सेप्ट दोज एट नोड्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो नोड्स पे होंगे उनका तो तुम्हें पहले ही पता है कि उनका डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है, तो वो तो कुछ नहीं कर रहे होंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 0 टू 0 एट नोड्स टू मैक्सिमम एट एंटी नोड्स। तो इस पार्टिकल का जो वाइब्रेशन मतलब एम्पलीट्यूड है वो 0 है, इसके आगे वाले का थोड़ा ज्यादा है, इसके आगे वाले का थोड़ा और ज्यादा है, इसके आगे वाले का थोड़ा और ज्यादा, और जो एंटी नोड्स पे आ जाएगा उसका मैक्सिमम है। ठीक है, twice during each vibration all the particles at the medium pass simultaneously through their mean position। मतलब ये भी समझो, यहां से लेकर के यहां तक जितने भी पार्टिकल्स हैं अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे भी सब एक ही टाइम पे पहुंच रहे होंगे क्योंकि सेम फेज में है, और फिर मीन पोजीशन पे भी सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे वापस आएंगे, और एक वाइब्रेशन में 2 बार, क्योंकि एक बार ये ऊपर गया फिर वापस आया, फिर नीचे जाएगा फिर वापस आएगा, तो ऐसा करके मोशन कर रहे होंगे जो वहां पे हमने देखा भी अभी यूट्यूब वाले वीडियो में। The wavelength and time period of stationary waves are the same as for the component waves। जो component waves होंगी उसी के अकॉर्डिंग अपनी ये wavelength ले रहा है। Velocity of particle while crossing mean position varies from maximum at antinodes to 0 at nodes। तो obvious सी बात है कि इसकी velocity सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका amplitude भी सबसे ज्यादा है, और जो nodes है वहां पे तो कोई amplitude है ही नहीं, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी velocity 0 रहेगी। In standing waves, if amplitude of component waves are not equal, resultant amplitude at nodes will be maximum minimum but not zero। हाँ ये भी याद रखना कि अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम नहीं है तो फिर वो अजीब सी वेव दिखाई पड़ रही होगी, मतलब उस समय पे नोड भी मूव कर रहे होंगे। बट हम लोग जब स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं स्ट्रिंग में तो हम ये पहले से ही बोल देते हैं कि यहाँ पे हमारे जो एम्पलीट्यूड्स हैं हमारे वेव्स के वो दोनों सेम है। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो किसी को तो बोल दो यार अभी। ठीक है सर। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैंने अभी ये दिखाया कि जो एक स्ट्रिंग में दिखाया मैंने तुम्हें वेव्स, तो स्ट्रिंग में वेव्स तुम्हें कैसा दिखाई पड़ रहा है कि एक एंड पे तो हम लोग वेव्स जनरेट कर ही रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, और दूसरे एंड पे क्या है वो फिक्स एंड है, तो वहां से वेव वापस आ रही है। अगर सपोज वो फ्री एंड होता तो फ्री एंड का मतलब क्या होगा, या तो वहां पे रिंग लगी हो तो उसको हम फ्री एंड बोल सकते हैं, या दूसरा हम लोग बोल सकते हैं किसी को कि स्टैंडिंग वेव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या मतलब होता है वो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आगे चल के, जस्ट एक सेकंड रुकना। नहीं नहीं, अच्छा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला तो सेम ही केस होगा यार, ओपन ऑर्गन पाइप वाला डिफरेंट होगा, वो फ्री एंड वाला होगा। अभी देखो जो हम लोगों ने वेव देखी ना स्ट्रिंग में, ये ट्रांसवर्स वेव थी। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाली वेव जो हम लोग देखेंगे ना तो ये कैसी होगी, इसको दिखा जरूर हम लोग ट्रांसवर्स से ही रहे हैं लेकिन ये होगी नहीं ट्रांसवर्स, ये होगी हमारी कैसी, ये होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। ठीक है,
एक सेकंड रुकना, बस उसमें भी चलते हैं हम लोग। ओपन एंड दोनों वाले ओपन एंड। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है यार, इसमें स्टैंडिंग वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है कि यहाँ पे जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेसिक आइडिया मतलब कि ये कैसे जनरेट हो रहा है, बस वो पहले बताता हूँ। तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि पेन का ढक्कन लेते हैं और हम लोग एक जगह से फूंक मारते हैं तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। जोर से फूंक मारोगे, अलग अलग तरीके से मारोगे तो अलग अलग तरीके से आवाज आती है। वही सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एक वेव जनरेट कर रहे हैं, प्रेशर वेव जनरेट कर रहे हैं फूंक मार के। ये पेन का ढक्कन जैसा है, यहाँ से हमने फूंक मारी तो एक प्रेशर वेव जनरेट हुई। एक प्रेशर वेव यहाँ गई, ये क्लोज एंड है तो यहाँ से टकरा करके वापस आई। अब यहाँ से जब टकरा करके वापस आ रही तो उन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से इस तरीके, अब ये वेव ऐसी बन नहीं रही होगी, लेकिन हम लॉन्गिट्यूड मतलब वहां पे जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है वो तो दिखा नहीं सकते, तो इसके लिए हम उसको इस फॉर्म में दिखा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रेशर वेव गई और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई, ये चीज हम बोल रहे हैं। तो जब ये यहाँ से जाएगी और वहां से वापस आएगी तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा होगा। और जब इस तरीके का आ रहा होगा तो फिर हम देखेंगे कि अब यहाँ केस में हो क्या रहा है। जैसे अगर हम सबसे पहली देखेंगे, फर्स्ट नॉर्मल मोड देखेंगे, तो फर्स्ट नॉर्मल मोड में तुम क्या देख रहे हो कि ये तो फ्री एंड है, ये वाला तो फ्री एंड है और ये वाला है क्लोज एंड। तो हम अगर ऐसा करते हैं, क्लोज एंड को हम लोग वही मान रहे हैं, क्लोज एंड का मतलब क्या हो गया कि हम मान रहे हैं वहां पे नोड है, और फ्री एंड का मतलब हम मान रहे हैं कि एंटी नोड है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई पहला नोड ये बना और एंटी नोड ये बना, बस पहले केस में सिर्फ इतना ही बन पाया होगा। तो अगर पहले केस में सिर्फ इतना ही बन पाया तो इसके बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे यहां से यहां तक का, अगर मैं उसको फ्रीक्वेंसी को सॉरी वेवलेंथ को लैम्डा 1 ले रहा हूं, तो ये ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है ये लैम्डा 1/2 के हिसाब से तुम्हें दिखाई पड़ रही होगी। नहीं, लैम्डा 1/2 क्यों दिखेगी, ये तो लैम्डा 1/4 दिख रही होगी ना मुझे। हाँ ये लैम्डा 1/4 दिख रही होगी, सॉरी 2 नहीं 4 दिखाई पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो 4l आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से पहली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जब v बाई लैम्डा 1 करोगे तो हाँ ये ठीक है, ये v/4l आ रही है। इसको हम लोगों ने बोल दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे केस में हमने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे वही एंटी नोड है और यहाँ पे नोड है, तो अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि एक और नोड ले आते हैं, तो एक और नोड ला करके ऐसा बनाओगे तो ये कंडीशन बनाओगे, ये कंडीशन बनाओगे तो λ/2 प्लस λ/4, तो इट विल बी 3 λ/4। तो दूसरी वेवलेंथ में 3 λ/2/4 और ये l बना। यहाँ से अगर तुम λ2 का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 4l/3, और फिर जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी n2 निकालेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो वो जो पहली फ्रीक्वेंसी n1 आई थी यहाँ पे 3n1 आने लगेगी। फिर जब तुम ये केस देखोगे तो ये पूरा लैम्डा प्लस λ/4, तो जब इस केस में देखेंगे तो l का वैल्यू आ रहा है 3, नहीं सॉरी 3 क्यों, लैम्डा प्लस λ/4 5 लैम्डा। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, L1 इक्वल टू 5 लैम्डा 3/4, और यहाँ से अगर हम लैम्डा 3 का वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 4l/5, और अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी n1 थी तो दूसरी 3n1, तीसरी 5n1 एंड सो ऑन। 5 लिखना चाहिए यार, मैंने गलती से 3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आगे जा रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं सर, कहाँ से सर नहीं फिर से समझी ये बताइए। बताओ, कहाँ से ये नहीं थर्ड समझी? वाला के थर्ड सेकंड वाले, वाला और सर थर्ड, सेकंड वाला और थर्ड वाला सर के। ठीक है एक सेकंड वो फिर से बताता हूँ मैं। देखो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक बन रहा है पहला वाला, जहां पे क्लोज एंड है वहां पे नोड बनेगा ही बनेगा, और जहां ओपन एंड है वहां पे एंटी नोड बनेगा, ये हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहला केस हमने माना कि ये पहला नोड और एंटी नोड इनके बीच में कुछ नहीं आया, सिर्फ इतना ही बना, तो वेव केवल इतनी बन पाएगी। ये तो तुम्हें ये वाला केस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, पहला वाला ये वाला केस तो समझ में आ गया होगा। यस सर, हाँ। अब दूसरे केस में हमने माना कि नोड और एंटी नोड के बीच में एक और नोड आ गया है, तो ऑब्वियसली एक एंटी नोड तो आएगा ही आएगा। तो अगर हम वेव सिर्फ इतनी ले रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये λ/2 और ये λ/4, क्योंकि अगर ये आगे भी बन रही होती पूरी तो ये पूरी
लैम्डा अब बनती, ऐसे करके लैम्डा बनती, लेकिन अभी क्या बन पाई, यहाँ पे तो यहाँ बनी है आधी वेव और यहाँ बनी है चौथाई वेव, इनको पूरे को ऐड करोगे तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 तुम्हारे पास कितना बना, 3 लैम्डा बाई 4, और 3 लैम्डा बाई 4 से अगर तुम इसका लैम्डा निकालोगे तो 4 एल बाई 3 आ रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो v बाई लैम्डा 2 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3v बाई 4l, दैट इज 3n1, मतलब जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी थी n1 उसका 3 टाइम्स आ रहा है। ये बात अभी समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। बोलो यार। यस सर, अब समझ गए सर। अब ऐसे ही जब हम तीसरे केस में जाएंगे, अच्छा इनके नाम जरूर याद रखना है यार ये, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, कौन सा फर्स्ट हार्मोनिक है, कौन सा फंडामेंटल नोड है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सब चीजें याद रखना, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, तो ये क्या क्या होते हैं ये याद रखना अच्छी तरीके से। ओके इस केस में जाओगे तो देखो बना लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, तो अगर मैं इसको पूरे को ऐड करूंगा तो दिस इज व्हाट, दिस इज लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, तो अगर इसको पूरे को ऐड करोगे तो 5 लैम्डा बाई 4 बनेगा। थर्ड वाली वेवलेंथ मैंने ले रखी है, इस केस में अगर वेवलेंथ निकालूंगा तो ये आएगा, और इस केस में फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो ये आएगा, तो अगर हम ये वाली फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। ये चीज क्लियर हुई अभी? हाँ सर, अब सर समझ में आया। तो अब यहाँ पे नोड की पोजीशन क्या है, एंटी नोड की पोजीशन क्या है, वो सब कुछ तुम्हें आराम से दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर, वो सब तो दिख ही रहा है सर। ठीक है, तो ये ही था। अब इसके बाद एक और केस आता है ओपन ऑर्गन पाइप वाला, जो बांसुरी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो तुम्हारा विसल वाला हो गया, विसल में या फिर पेन का ढक्कन लेकर के बजाओगे तो वो सब वो यही वाली पूरी साइंस उसमें लग रही होती है। तो ठीक है यार, इसको अभी यहाँ पे ही रख रहे हैं आज इस वाले लेक्चर को, क्योंकि अभी हम लोगों को एक एप्टीट्यूड वाला भी स्टार्ट करना है, और जो ओपन ऑर्गन पाइप वाला है वो थोड़ा सा, वो भी है वैसे इसी तरीके का ही, या चलो उसको भी मैं बता देता हूँ यार, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि दोनों साइड पे ओपन रहेगा, वो दोनों साइड पे ओपन रहेगा, तो उसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। ये है ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब जैसे बांसुरी में हम लोग नहीं प्रेशर वेव जनरेट करते कुछ उस तरीके का, कि बांसुरी के एक एंड पे हमने फूंक मारी, अब दूसरा भी खुला हुआ एंड है, तो खुला हुआ एंड है तो यहाँ भी एंटी नोड होगा और वहां भी एंटी नोड होगा, तो ये लैम्डा भी बाई एंटी 4 नोड ही है। होगा दोनों साइड। हाँ, तो पहली कंडीशन बनाओगे तो इस तरीके की बन रही होगी, मतलब अगर हम देखेंगे तो लैम्डा बाई 2 पे ही बन जाएगा, तो यहाँ पे हाँ एल का वैल्यू देखोगे तो लैम्डा 1 बाई 2 आ गया, लैम्डा 1 निकालोगे 12, पहली फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो ही आ जाएगी। दूसरे केस में हमने दो नोड इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब ऐसा बन गया तो हमें ये दिख रहा है, यहां तक लिख रहा है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो टोटल ऐड करोगे तो लैम्डा बन जाएगा। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी लैम्डा 2 और एल सेम दिख रहा होगा, उस केस में अगर n2 निकालोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा, दैट इज 2 टाइम्स n1। फिर तीसरे केस में आओगे तो वो 3 टाइम्स n1 आने लगेगा, मतलब ये वही स्टैंडिंग वेव जैसा केस बनने लगा है। तो फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ये सारे टर्म जरूर याद रखना, क्योंकि लोग ये जरूर पूछते हैं, सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप भी बन गया है, और जरा ढंग से देख लेना, नाम अच्छी तरीके से याद करना, तभी समझ पाओगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। ठीक है।